बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका से क्या चाहती है दुनिया। 4 नवंबर को तय होगा कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन कोरोना महामारी, चीन से बढ़ते तनाव और लहूलुहान दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया को अमेरिका से क्या है उम्मीदें? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। चुनावी साल में अमेरिका से दुनिया क्या उम्मीदें लगाए बैठी है, इस पर होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले हेडलाइंस। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। कहा थोड़ी सी लापरवाही खुशियों को धूमिल कर सकती है। वायरस के प्रति लापरवाही करने वाले अपने ही परिवार को डाल रहे हैं संकट में। कहा हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने की हो रही है मुकम्मल तैयारी। भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के लगभग 47,000 मामले। 3 महीनों में पहली बार एक दिन में आए 50,000 से कम केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में संक्रमण की दर आधी हुई, लेकिन विशेषज्ञों ने किया आगाह, त्योहारों के दौरान फिर बढ़ सकता है संक्रमण। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 की चपेट में आए 4 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग। वैक्सीन का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की तैयारी। अगले साल की शुरुआत में वॉलंटियर्स को टीका लगाकर फिर वायरस से संक्रमित कराया जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बढ़ रही है वहां अमीर लोगों की दौलत भी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में वहां के अमीरों की दौलत जितनी बढ़ी, उससे ज्यादा पिछले 1 साल में हुआ इजाफा कोरोना महामारी का बेअसर नहीं। बांग्लादेश की एक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सिर्फ 7 दिन में रेप के अभियुक्तों के खिलाफ आया फैसला। 7 साल की बच्ची के रेप के दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा। महिला संगठनों ने किया फैसले का स्वागत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कुछ दिनों में ही यह तय हो जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान किसके हाथों में होगी। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। लेकिन ये चुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से तबाह हो गई है। चीन और अमेरिका का तनाव चरम पर है। भारत और चीन के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अमेरिका चीन के साथ दुश्मनी के बीच भारत को एक दोस्त के रूप में देख रहा है। ऐसे में दुनिया को अमेरिका से क्या उम्मीदें हैं? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। अगले 2 हफ्तों में अमेरिकी अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे। लेकिन अमेरिका के इन चुनावों का नतीजा क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह भी है। चीन और भारत की भी इस पर नजर है। इस चुनाव के 2 उम्मीदवार और दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने वाले वक्त में दुनिया के लिए काफी मायने रखेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, अमेरिका और उसकी लीडरशिप का रुख दुनिया के लिए कैसा हो, इसे लेकर इन दोनों के ही विचार काफी अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और नेटो और WHO जैसे सहयोग संगठनों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उनके अपने शब्दों में ही उन्होंने वैश्विकता को दरकिनार कर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। और ये बात उन्होंने 1 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने एक भाषण में साफ कर दी। As president, I have rejected the failed approaches of the past, and I am proudly putting America first, just as you should be putting your countries first. That's okay. That's what you should be doing. जो बाइडेन का कहना है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को दोबारा बहाल कर देंगे। वो पेरिस जलवायु समझौते का फिर से हिस्सा बनेंगे, WHO में बने रहेंगे, नेटो के लिए कूटनीतिक समर्थन को बढ़ावा देंगे। पिछले हफ्ते के टाउन हॉल इवेंट में उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट ने अमेरिका को ही अकेला कर दिया है। अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के रिश्ते व्यापार युद्ध में उलझे रहे। साथ ही वीगर मुसलमानों के साथ कथित बदसलूकी और हांगकांग पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशों की वजह से अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध भी लगाए। दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच क्या चीन को बाइडेन ज्यादा पसंद आएंगे या चीन का झुकाव ट्रंप की ओर होगा? देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने कोविड पर जीत हासिल कर ली है। वहां अब हालात सामान्य हैं और इस बारे में सार्वजनिक चर्चा नहीं होती। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका राष्ट्रपति चुनने की तैयारी में है। 警方与抗议者发生冲突。
वहाँ कोरोना महामारी बेकाबू है और लोकतंत्र को विकल्प नहीं बल्कि आपदा के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वायरस ने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती खाई को और गहरा करने का काम किया है और क्रिस्टियन जी उसकी कीमत चुका रहे हैं। उनका अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया गया क्योंकि अमेरिका में अब चीनी छात्रों को संभावित जासूसों के तौर पर देखा जा रहा है। वो डरे हुए हैं और अपनी पढ़ाई ब्रिटेन में करने की सोच रहे हैं। आप किसकी जीत देखना चाहते हैं, ट्रंप या बाइडेन? Of course, Biden. 中美关系事关两国人。 इस मीटिंग के कुछ ही महीनों बाद रिश्ते और खराब होते गए। My feeling toward you is an incredibly warm one, as we said. लेकिन केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है जो चीन के शासन को एक खतरे के रूप में देखते हैं। महामारी को छुपाने की कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआती कवायद, अल्पसंख्यकों को कैद में रखना और हांगकांग पर उसकी बढ़ती पकड़ का मतलब यही है कि चाहे ट्रंप आए या बाइडेन, अमेरिका और चीन के बीच दरार बढ़ेगी। व्यापार के मामले में भी बीजिंग में हुआ कार शो एक तरफ जहां चीन के सख्त लॉकडाउन और मास वायरस टेस्टिंग का प्रमाण है, वहीं दूसरी तरफ चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी संकेत देता है। अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ चुकी है। इस चीनी कार की कीमत है 65,000 पाउंड। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप असल में चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। ट्रंप या बाइडेन? Well, if you ask me for the China, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं चीन के हित में ट्रंप को ही पसंद करूंगा, बाइडेन को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप चीन को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अमेरिका का ही बुरा करेंगे। much more than cause trouble to China. No, Biden is gone. अमेरिका में कोविड के बीच हो रहे चुनाव में चीन को शायद शी जिनपिंग में विजेता और अमेरिका के नीचे गिरने के संकेत नजर आ रहे हैं। पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो भारत का महत्व लगातार बढ़ा है। भारत और चीन के बीच तनाव के बाद खास तौर से ऐसा लगा कि अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि व्हाइट हाउस में बैठने वाले अमेरिका के अगले राष्ट्रपति से भारत को क्या उम्मीदें होंगी। यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने बात की पूर्व राजनयिक नीलम देव से, जो अमेरिका में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसीज, उनके हाईटेक वर्कर्स के जो पोजीशन लेते हैं H1B वीज़ास पे, ये सब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, हमारी कंपनीज का इंटरेस्ट है, सब जो IT कंपनीज हैं, तो उनका फैमिलीज, उनके सो इमिग्रेशन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट for Indian Americans, but also for Indians, India में, and naturally फिर जो मैटर पब्लिक के लिए या इंडियन अमेरिकन्स के लिए इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट के लिए उसका इम्पोर्टेंस होगा। क्या ये जब अगर चेंज ऑफ गार्ड हुआ 3 नवंबर के बाद, तो क्या आपको लगता है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं अमेरिका के, जो स्ट्रेटेजिक गहराई जिसमें है, वो उसमें कुछ कमी आएगी या उसमें और भी मजबूती आएगी या वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसी बात है कि ये पहली बार नहीं है कि दोनों पार्टी, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, कि इंडिया पर करीब करीब एक ही पोजीशन है। डिफेंस, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, एजुकेशन, इन सब इश्यूज पर हमारा प्रोग्रेस चलते ही जा रहा है। बहुत इतना तेज भी नहीं है कि उसको एक न्यूज़ आइटम बना दिया जाए, और काफ़ी स्प्रेड आउट है। 40 से ज़्यादा वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं। अब जैसे कॉमर्स में, ट्रेड में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं। अमेरिकन्स आर अनहैप्पी ऑल्सो विद सम ऑफ द पोजीशंस ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली जो हम टैरिफ्स लगाते हैं। But on strategic and defense and foreign issues, काफी convergence है और दोनों parties का है। तो अगर change of guard हुआ, तो I think हम तो चाहेंगे कि यही policies continue हो। और ब्रेक के बाद दुनिया के कुछ और देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों की बात बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी देशों की उपेक्षा क्यों की और इससे क्यों पड़ा वहां की महिलाओं की जिंदगी पर असर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ब्रेक से पहले हमने अमेरिका के साथ चीन और भारत के साथ संबंधों की चर्चा की और अब बात अमेरिका और अफ्रीका के रिश्तों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में एक भी बार अफ्रीका का दौरा नहीं किया। अमेरिका के इस रवैये का असर अफ्रीका के हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ा, खासतौर से महिलाओं की जिंदगी पर। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ सैकड़ों कामगार रोजाना हजारों की तादाद में कपड़ों का उत्पादन करते हैं। इसके पीछे है अमेरिका और अफ्रीका के बीच हुआ वो व्यापार समझौता जिससे 40 अफ्रीकी देशों में लोगों को रोजगार मिला है। अफ्रीकी विकास और अवसर एक्ट यानी अगोआ ने लेसोथो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किया है। हालांकि इसमें कुछ खामियां हैं। अगोआ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को फायदा हुआ है। पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है, लेकिन अगोआ का सीधा फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिला। हो सकता है कि अमेरिका अगोआ समझौते को 2025 में रिन्यू ना करे, इसलिए यहाँ के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी नौकरी जा सकती है। इसका मतलब यही है कि हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हम बाहरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पर ये केवल ट्रेड का ही मामला नहीं। साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नीति के तहत ऐसे संगठनों की फंडिंग रोक दी जो गर्भपात कराने या उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते थे। पूरे अफ्रीका में ऐसे कई क्लिनिक बंद हो गए क्योंकि अमेरिका ने फंडिंग रोक दी। अब इस इलाके की महिलाओं को गर्भ निरोधक दवाएं नहीं मिल सकती। वॉशिंगटन में लिए एक फैसले से यहाँ कई महिलाएं प्रभावित हुई हैं। मलेरातो न्याय भी उनमें से एक हैं। मैं हर महीने गर्भ निरोधक लेने क्लिनिक जाया करती थी, लेकिन अब मुझे इन्हें खरीदना पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हर महीने खरीद पाऊं। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से गर्भवती न हो जाऊं। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अफ्रीकी देशों में कोई खास रुचि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीका को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो यहाँ कभी नहीं आए और अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बन जाते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएंगे। उन्हें लगता है कि अफ्रीका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन ने काफी निवेश किया है। ये सड़क भी चीन ने बनाई है। राष्ट्रपति चीन के सत्ता में आने से पहले ही चीन अफ्रीका में बड़ा प्लेयर बन गया था। यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन अफ्रीका भर में सड़क, एयरपोर्ट और बंदरगाह बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रशासन दुनिया में तेजी से विकसित हो रहे देशों के प्रति आमतौर पर उदासीन ही नजर आता है। देखना यह है कि अमेरिकी चुनावों के नतीजे अफ्रीका के लिए क्या मायने रखते हैं। अमेरिका की राजनीति जब करवट लेती है तो असर अमेरिका के साथ साथ दुनिया पर भी पड़ता है। और बात पाकिस्तान की, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा है। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला था और आतंकवाद और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए कहा था। अब 21 से 23 अक्टूबर के बीच FATF की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कदमों की समीक्षा होगी। BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक्सपर्ट बिलाल अहमद सूफी से जानना चाहा कि क्या पाकिस्तान को इस बार कुछ राहत मिल पाएगी। FATF की मीटिंग आने वाली है और पाकिस्तान की जो पूरी पार्लियामेंट है वो कानून साजी कोशिश कर रही है करने की, बल्कि काफ़ी हद तक कर भी ली गई है। मेरा ख्याल है तकरीबन 14 के करीब अमेंडमेंट्स मुख्तलिफ कवानीन में, डाइवर्स कवानीन में लाई गई हैं। ना सिर्फ एंटी टेररिज्म एक्ट में, मुदारबा एक्ट में, SCCP के एक्ट में, जहाँ जहाँ प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क सिक्योरिटी काउंसिल ने रिकमेंड किया और FATF ने उसकी निशानदेही करके उसको मज़ीद इन्हांस किया अपने स्टैंडर्ड्स में, अपनी रिक्वायरमेंट्स में, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको प्लग करने की कोशिश की है। तो उससे प्रॉस्पेक्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं अगली मीटिंग के FATF की? आर्मी चीफ हैज़ बीन सेइंग दिस वेरी रिपीटेडली कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बार बार इस बात का इयादा किया है और सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम चाहते हैं कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन भी करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम के असूली मौक़िफ़ पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये सब चीज़, ये वाइब्स, ये सेंस ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान इज़ मूविंग इन टू अ राइट डायरेक्शन on these international obligations issues at least, because international obligations पर यूनानिमिटी है। ये स्टेट स्पेसिफिक है, रिजीम स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना से बचाव के लिए कौन सा साबुन है सबसे असरदार, तो जानेंगे इस बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं BBC दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
आज प्रधानमंत्री ने भी फिर से याद दिलाया कि बार बार हाथ धोएं और बीमारी से बचें। संक्रमण की शुरुआत से ही ये सलाह दी जा रही है कि बार बार हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इससे क्या होगा? वायरस शरीर में प्रवेश करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन किस साबुन से हाथ धोएं? बाजार में तो कई तरह के साबुन मिलते हैं, तो ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा साबुन हमारे लिए सही है? ब्यूटी ब्लॉगर और केमिस्ट्री में PhD डॉक्टर मिशेल वोंग बता रही हैं कि हम कैसे अपनी त्वचा के मुताबिक साबुन चुन सकते हैं। We have blocks of soap. हमारे पास कई तरह के साबुन हैं। लिक्विड सोप है, खुशबू वाले सोप हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप भी हैं। लेकिन साबुनों के इतने सारे विकल्प के बीच ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा बेस्ट है? When it comes down to chemistry, अगर रसायन शास्त्र की बात करें तो हर साबुन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर होता है। firstly, coronavirus has कोरोना वायरस की बाहरी सतह चर्बी वाली होती है, जिसे साबुन और पानी असल में तोड़ देते हैं, जिससे वायरस बेअसर हो जाता है। साथ ही साबुन और डिटर्जेंट के धोने से हाथों पर मौजूद बचा खुचा वायरस भी पानी के साथ बह जाता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि उनमें सबसे अच्छा कौन है? While we're washing our hands more than usual, आजकल जब हमें अपने हाथों को ज्यादा बार धोना पड़ता है, ऐसे में हमें ऐसा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए जो त्वचा को रूखा नहीं होने देता। ऐसे में अगर हमारी त्वचा कटी फटी है तो वायरस आसानी से शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है। And if your hands are damaged, then साथ ही ऐसी त्वचा पर साबुन और सैनिटाइजर से जलन होने लगती है। ऐसे में बार बार हाथ धोना मुश्किल हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आप ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जिसमें कम चीजें मिली हों। the more ingredients something has, क्योंकि सोप में जितनी ज्यादा चीजें मिली होंगी, रिएक्शन का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ जरूर धोते रहें। you might find it helpful to use a soap that has अगर आपके घर में बच्चे हैं और हाथ धोने से बचते हैं तो उन्हें कोई फन सोप दें जिसे वो एंजॉय कर सकें। तो सावधानी ही बचाव है। और एक अलग सा नजारा दिखा ब्रिटेन के नॉर्फॉक के आसमान में। आसमान में काले बादलों जैसे दिख रहे इन पंछियों ने नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ 1,40,000 पंछियों ने एक साथ उड़ान भरी। इससे पहले 1,20,000 पक्षियों के उड़ने का रिकॉर्ड बना है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।